पहला प्रश्न है आपके सामने क्राइसिस के बारे में, संकट के बारे में। देखिए, संकट जो होता है वह एक प्रकार का स्थिति होता है जब व्यक्ति अपने आप को जो है असहज महसूस करता है, ठीक है ना, तो वह जो है संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। संकट इसका तात्पर्य उन परिस्थिति से है। देखिए, संकट एक अवस्था होता है, ठीक है। क्राइसिस एक जो है अवस्था है, ऐसा परिस्थिति से है जिसके कारण व्यक्ति के समान कार्य बाधित होते हैं। संकट के कारण व्यक्ति को एक नॉर्मल जो उसके दैनिक कार्य होते हैं वो बाधित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति में क्या होता है, तनाव आता है। मान गए एक व्यक्ति है, ऑफिस में काम कर रहा है। अब जो उसके कारण उसके पास इतना न ज़्यादा काम का ओवरलोड हो गया कि उस ओवरलोड काम के होने के कारण व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करने लगा, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करने लगा और उसके कारण व्यक्ति में तनाव आ गया, भय उत्पन्न होता है, उद्वेग उत्पन्न होता है, समझ गए। और ये सारा स्थिति जो है व्यक्ति को उत्पन्न होता है तो वही संकट की स्थिति हो जाती है। यह एक प्रकार का मनोचिकित्सा का प्रकार है। अब संकट जो होता है, संकट एक प्रकार का आपका यह चिकित्सा के भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो अपने आप को असहज महसूस करने लगता है तब जाके वह अपने आप को जो है ट्रीटमेंट के लिए उपाय ढूंढने लगता है। इसीलिए इसे मनोचिकित्सा का प्रकार भी कहा गया है, ठीक है, जो व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। क्राइसिस जो है व्यक्ति को संकट की अवस्था में क्या होता है कि उस समय व्यक्ति अपना बाधित तो होता है, व्यक्ति के कार्य भी बाधित होते हैं, व्यक्ति के तनाव भी, भय भी, उद्वेग भी, ये सब भी आता है। बट यह एक मनोचिकित्सा का प्रकार के रूप में काम करता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में अत्यंत कठिन परिस्थिति जो आता है, जो संकट आता है, तो वह संकट की अवस्था जो है व्यक्ति को उसको कठिन परिस्थितियों से लड़ने में मदद भी करता है, समझ गए ना। मीन्स संकट और संकट की अवस्था, समझ गए। तो संकट आता है तो वह अपने साथ क्या करता है कि वह अपने साथ जो है सारे सॉल्यूशन को भी लेकर आता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जब सोच ले संकट के निवारण के बारे में, परेशानियों के बारे में, तो जो है वही देखिए, क्राइसिस एक प्रकार का स्थिति है, एक प्रकार का समय है जब व्यक्ति अपने आप को असहज महसूस करे, परेशान महसूस करे, उसका काम बाधित हो, जिससे व्यक्ति में तनाव आ सकता है, भय आ सकता है, उद्वेग आ सकता है, तो यही अवस्था संकट का अवस्था कहलाता है। और चूँकि संकट के अवस्था होता है तो व्यक्ति अगर सोचेगा कि मैं ये काम के बोझ को जो है छोड़ दूँ अभी थोड़ा देर के लिए, तो छोड़ने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगेगा, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि छोड़ने से काम और ज़्यादा बढ़ेगा ही। तो उसके लिए अगर वो व्यक्ति समाधान ढूंढेगा तो वो संकट के समय जो उसका समाधान ढूंढता है तो वही क्राइसिस के अंदर आता है, ठीक है ना। और यह जो है व्यक्ति को जीवन में अत्यंत कठिन समस्याओं से लड़ने में भी मदद करता है, इसीलिए इसे मनोचिकित्सा का एक प्रकार भी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग जो है डिफिनीशन है, देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश से डिक्शनरी के अनुसार संकट एक समय है। संकट क्या है, एक स्थिति है, एक समय है जिसमें कोई समस्या अपने चरम स्तर पर होता है, जिसमें व्यक्ति को जो समस्या होगा वह सबसे ऊंचे लेवल का होगा, एवं इस समय इसका निवारण भी आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इसे जो है मनोचिकित्सा का प्रकार भी कहा गया है, क्योंकि इस समय एक समय है संकट, और इस समय जो समस्या अपने चरम पर होता है उसका निवारण भी जो है आवश्यक यहाँ पे होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे जो है कठिन परिस्थितियों में जो है लड़ने वाला कहा गया है, ठीक है। बाकी संकट के प्रकार की बात करेगा तो संकट की प्रकार में आपके सामने में है विकासात्मक संकट, डेवलपमेंट क्राइसिस। एक होता है डेवलपमेंट क्राइसिस, यह संकट जीवन की विकास अवस्थाओं में आते हैं, ठीक है। जब विकास होता है, जब व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो यही जो है डेवलपमेंट क्राइसिस होता है। क्राइसिस के मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है ना। एक होता है सिचुएशनल क्राइसिस, यह जीवन में आवश्यकताओं और नकारात्मक घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। उदाहरण, तलाक, नौकरी जाना, प्रियजन का निधन। कभी कभी यह जो है आपको स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकता है, जैसे किसी प्रिय का निधन हो जाना, नौकरी चला जाना, शादी के बाद तलाक हो जाना। तो ये सब जो है आपके सिचुएशनल क्राइसिस होता है, जो स्थिति के अनुसार जो है उत्पन्न होता है समस्या, ठीक है। तीसरा है आपका आकस्मिक संकट, देख लीजिए
एडवेंटियस क्राइसिस। एडवेंटियस क्राइसिस का मतलब है कि इस प्रकार का संकट भाग्य या ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है, जो आकस्मिक रूप से अचानक प्रकट होगा। उदाहरण के लिए प्राकृतिक विपदाएं, अपराध, हिंसा, मृत्यु। देखिए, संकट एक प्रकार का समस्या है, ठीक है, एक प्रकार का समस्या का समय होता है संकट। अब इस समस्या के समय संकट जो होता है यह तब आएगा जब आपको लगेगा कि यह सबसे जो है स्थिति जो है भयावह है, सबसे अंतिम, अब इसका निवारण जरूरी है। तो उस संकट के समय व्यक्ति निवारण भी खोजता है, इसीलिए इसे जो है मनोचिकित्सा का प्रकार कहा गया है। क्योंकि होता तो ये समस्या है संकट, लेकिन इस समय व्यक्ति निवारण भी ढूंढने का प्रयास करने लगता है, इसीलिए इसे जो है आपको लड़ने वाला, इससे जो है आपको मनोचिकित्सक का प्रकार भी इसीलिए कहा गया। क्योंकि समस्या होता है वह अपने उच्चतम बिंदु पर होता है क्राइसिस में, और व्यक्ति इस समय अपने आप को जो है छुटकारा पाने के लिए समस्या से उपाय भी ढूंढने लगता है, ठीक है ना। तो उपाय ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलेगा ही, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार होता है, याद रखिएगा, विकासात्मक, स्थितिजन्य और आकस्मिक, 3 प्रकार के संकट, ठीक है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? लक्षण में जैसे आत्महत्या के विचार, व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाएगा तो आत्महत्या का विचार आ सकता है। व्यक्ति को नींद नहीं आना, आघात, शौक लगना, मन दुखी होना, क्रोध होना, थकान होना, ये सब जो है नॉर्मली होता है, समझ गए। भय उत्पन्न होना, ठीक है ना, भय उत्पन्न होना, पीठ में दर्द होना, सेक्स की इच्छा में कमी होना, असहायता महसूस करना, भावहीनता, समझ गए, सिर दर्द करना, मनोतेजक पदार्थ का उपयोग करना। तो ये सब एक संकट की अवस्था में व्यक्ति के अंदर आता है। जब व्यक्ति कोई ज़्यादा बहुत परेशान रहेगा तो उसको सिर में दर्द, भावहीनता, असहायता महसूस करेगा, सेक्स की इच्छा में कमी होगी, ठीक है, पीठ दर्द होगा, भय होगा, मनोतेजक पदार्थ का उपयोग कर सकता है व्यक्ति, दारू शराब, दुखी मन हो सकता है, क्रोध, थकान, आघात, नींद न आना, आत्महत्या का विचार भी आ सकता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति परेशान होता है संकट की अवस्था में, तो वो जो है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ये सब में चला जाता है। और जब इस समय चला जाता है तो आत्महत्या का विचार, सेक्स के कमी, भावहीनता, सिर दर्द, ये सब होता ही है, समझ गए ना। इसके लिए नर्सिंग प्रबंध क्या किया जाएगा आपके सामने में है। व्यक्ति को उस घटना का वर्णन करने के लिए कहे जिसके कारण संकटावस्था पैदा हुई है। नर्सिंग प्रबंध में जो व्यक्ति को जिस कारण से संकट आया है, संकट का अवस्था, वो जो है घटना के बारे में वर्णन करने के लिए कहे। व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक अवस्थाओं का निर्धारण करे। व्यक्ति किस व्यक्तिगत जो है व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक अवस्था क्या है उसका निर्धारण करे। इस बात का पता करे कि व्यक्ति को तनाव पैदा करने वाले पहले जो है सामना किया है या नहीं। पहले इस चीज़ को भी पता करे, डिटर्मिनेंट करे कि व्यक्ति पहले जो है कोई तनाव वाले चीज़ से सामना किया है या नहीं किया है। क्या अचानक से व्यक्ति के सामने ऐसा सिचुएशन आ गया है, अवस्था आ गया है जिससे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है, तो वह भी एक संकट की अवस्था होता है। यदि पूर्व में अनुकूल विधियां अपनाई गई हो तो उसका परिणाम का पता करें। अगर व्यक्ति अपने आप को समस्या से हटाने के लिए, दूर करने के लिए कोई चीज़ का अपनाया गया है विधि का, तो उसके बारे में पता करें कि उसका क्या इफेक्ट रहा। नई अनुकूल विधियाँ अपनाने पर परिणाम जानना। अगर नई विधियाँ अपनाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उसके परिणाम जानें। आत्महत्या और साधनों का मूल्यांकन करें कि व्यक्ति जो है इसका प्रयास किया है तो कैसे किया है। व्यक्ति को निजता का बोधन कराएं, मतलब खुद के बारे में जो उसे अवगत करवाएं। व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों को प्रयोग को निर्धारण करना। व्यक्ति अगर नशीला पदार्थ ले रहा है तो आप उसे निर्धारण करें कि व्यक्ति जो है कब ले रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक व्यक्ति की बात सुनकर उसकी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, समझ गए। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाना चाहिए। 10वां है लंबी बातचीत को छोड़कर सच्ची भावनाओं को पैदा करने वाला वातावरण को प्रोत्साहित करें, समझ गए। आक्रामक और विनाशकारी व्यवहार पर कड़ा प्रतिबंध लगाए एवं स्वीकार बातों से स्वीकार करें, ठीक है ना, शुरुआत करें। व्यक्ति अगर आक्रामक और विनाशकारी व्यवहार बनाता है तो उसको प्रतिबंध लगाए। समस्याओं को सुलझाने में व्यक्ति की सहायता करें। व्यक्ति की समस्या नहीं सुलझने के कारण उसको संकट आ सकता है तो उसको जो है सुलझाने में सहायता करें। ऐसे परिवर्तन के वैकल्पिक विधियाँ खोजें जो वास्तव में संभव हो। व्यक्ति का जो समस्या जो उसके सामने बहुत ज़्यादा उलझन आ गया है उसको एक वैकल्पिक विधियाँ खोजें वास्तव में वह संभव हो, ठीक है। प्रत्येक विकल्प के परिणाम का मूल्यांकन करें कि जो भी व्यक्ति अपना रहा है
उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है। व्यक्ति की वैकल्पिक अनुकूल प्रक्रिया के चुनाव में सहायता करें। व्यक्ति को क्या चुनेगा, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, वैकल्पिक ऑप्शन है, उसमें से क्या चुनेगा कि व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा, तो उसको चुनने में सहायता करें। तो यही कुछ नर्स के द्वारा किया जाता है। विशेष इसमें कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं है, क्योंकि यह जो है संकट कोई भी कारण से उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। चाहे आपका कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है ना। संकट उत्पन्न होने का कोई ना कोई ज़रूर रीजन होगा। चाहे आपके प्रियजन में किसी का मृत्यु हो गया हो, चाहे तलाक हो गया हो, ठीक है, कुछ भी रीजन ज़रूर होगा आपके संकट उत्पन्न होने का। चाहे आप ऑफिस के काम के भी नीचे दले हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपका काम है और आप काम सही से कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। बाकी इसका इंग्लिश यहाँ पे दे दिया गया है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है अपना इंग्लिश में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रकार भी दे दिए हैं, तीनों प्रकार भी बता दीजिएगा। उम्मीद है आप क्राइसिस के बारे में समझ गए होंगे। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। संकट की ऐसी अवस्था जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान समझे, वह जो है निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए और व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपने परेशानी की ओर और ज़्यादा जाए, जिससे उसके अंदर तनाव आए, ठीक है, जिसका उसका जो है बिहेवियर गड़बड़ा जाए, समझ गए। और उन सब चीज़ों में व्यक्ति अगर काम को छोड़ दे करना तो उसे और समस्या आने लगे। तो ये सब रीजन जो है आपके होते हैं, ठीक है ना। अब क्राइसिस एक प्रकार का मनोचिकित्सक भी होता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को जैसे ही समस्या आता है, क्राइसिस संकट आता है, तो व्यक्ति जो है कुछ न कुछ जो है प्रयास करने लगता है इससे दूर जाने के लिए। तो जब व्यक्ति सोचने लगे इससे दूर जाने के लिए इस अवस्था से, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का मनोचिकित्सक के प्रकार हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्राइसिस वो चीज़ें होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ें यहाँ पे बता दिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध इंग्लिश में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मनोरोग नर्सिंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 5 या 10 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि साइकेट्रिक नर्सिंग का क्या क्या प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल बताइए। ओके चलिए प्रिंसिपल देख लीजिए कि कौन कौन से सिद्धांत होता है। अब देखिए सिद्धांत कोई भी क्षेत्र में काम करता है। सिद्धांत का मतलब होता है कि एक बेहतर तकनीक, एक बेहतर बुद्धि का प्रयोग, एक बेहतर काम काज करने का जो है तकनीक, मतलब ज्ञान होना, समझ गए ना। एक नियम के अनुसार काम करना जो सबके लिए समान मान्य हो, तो यही प्रिंसिपल होता है। अब जैसे यहाँ पे साइकेट्रिक नर्सिंग का प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल समझ गए ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति मूल योग्यता, क्षमता एवं सामर्थ्य आदि गुण होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं गुणों का उपयोग करके व्यक्ति जो है अपने सिद्धांत का क्या करता है, लागू करता है। जैसे किसी में जैसा योग्यता होगा, उसके जैसा योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार, अपने एबिलिटी क्षमता के अनुसार और अपने कैपेबिलिटी मतलब सामर्थ्य के अनुसार जो है व्यक्ति अपने प्रिंसिपल सब पर लागू होता है, ठीक है ना। उसके अंदर जैसा योग्यता, जैसा क्षमता और जैसा सामर्थ्य होगा, वह अपने गुणों का इस्तेमाल, इन्हीं गुणों का इस्तेमाल करके वह जो है उस सिद्धांत को लागू करता है और प्रभावित करता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए, अतः यह सिद्धांत रोगी की सुरक्षा, सुविधा व विकास के लिए भावनात्मक वातावरण तैयार करने में सहायता करते हैं। वह इसके साथ ही इन सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नर्स ऊर्जा व समय की बचत होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी सिद्धांत क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि काम को आसानी से किया जाए, काम को जो है अच्छे से किया जाए और अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसको जो है बढ़िया से किया जाए। तो इसी प्रकार से नर्स भी अपने सिद्धांत का उपयोग करके, जो साइकेट्रिक नर्सिंग मतलब मेंटल हेल्थ में जो नर्स काम करती है, तो कुछ सिद्धांतों का जो है उपयोग करती है, इस्तेमाल करती है। वो इसलिए ताकि जो रोगी है, मेंटल रोगी, उसको जो है सुरक्षा, सुविधा और विकास दिया जाए, उसके भावनात्मक ऐसा इमोशनली इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जिसमें वो व्यक्ति को जो है तमाम तरीके के सुरक्षा, सुविधा और विकास किया जाए, जिससे जो होगा उस समय का भी बचत होगा। थ्योरी इसीलिए न लगाते हैं कि समय और ऊर्जा का जो है बचत हो, आसानी से कम हो जाए। तो यही जो है सिद्धांत होता है, बेसिक चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो मनोरोग नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग के कौन कौन प्रिंसिपल है, चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला कि रोगी को उसकी वास्तविकता स्थिति में स्वीकार करना। अब मानसिक रोगी जो होता है वह हिंसक, खतरनाक होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होता है, नहीं बोलेगा, 10 बार बोलने पर एक बार हूँ हाँ करेगा। तो इस तरह के भी पेशेंट होते हैं। तो आपको उससे इरिटेट नहीं होना है, एज ए नर्स उसके साथ जो है कॉर्पोरेट करना है, या उसके जो भी वास्तविक स्थिति है, चाहे वो हिंसक हो चाहे वो मंद हो, दोनों स्थिति में जो है आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, यानी उसके वास्तविक स्थिति में स्वीकार
व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चिकित्सीय उपकरण के रूप में स्वयं की समझ को काम में लाना। अब जितने भी चिकित्सीय उपकरण है जिसके द्वारा पेशेंट को जो है इस्तेमाल लाया जाएगा, उसे पेशेंट को इलाज करने में चिकित्सीय, समझ गए ना। तो जैसे ईसीटी वगैरह क्या है, एक उपकरण ही है, और सारे उपकरण होते हैं जिसके द्वारा डायग्नोसिस से लेकर हर एक चीज़ में उपयोग लाते हैं उपकरण को। ठीक है ना, तो वैसे उपकरण को समझ होना चाहिए जिसे इसे उपयोग में लाया जाए काम में। ठीक है ना, तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि रोगी में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सतत व्यवहार करना। ठीक है ना, अब रोगी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि रोगी को लगे कि हाँ हमें सुरक्षा मिल रहा है, उसमें ऐसा जो है सुरक्षा का भावना जो है तैयार करना, ऐसा बनाना जिससे जो है उससे व्यवहार जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो। तो वही है तीसरा पॉइंट कि रोगी में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए सतत व्यवहार करना। ठीक है ना, मतलब एक जो है अच्छा सा व्यवहार, समझ गए ना, एक समान व्यवहार जो है बनाए रखना ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ जो है हमें सुरक्षा मिल रहा है, ऐसा भावना उसमें रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है देखिएगा कि रोगी को स्वीकारात्मक तरीके से विश्वास प्रदान करना। रोगी को जो है विश्वासी बनाना, उससे जो है स्वीकार कर सके चीज़ों को, वैसा विश्वास जो है प्रदान करना। ठीक है ना, तो रोगी को स्वीकारात्मक तरीके से विश्वास प्रदान कर, मतलब ऐसा विश्वास प्रदान करे, उसको ऐसा विश्वास दिलाए कि वो जो रोगी है वो उससे स्वीकार कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि रोगी में व्यवहार में बदलाव भावनात्मक अनुभवों के आधार पर लाना। ठीक है ना, रोगी के बिहेवियर, चूँकि यह मेंटली साइकेट्री के क्षेत्र है, तो यहाँ पे उसके व्यवहार को चेंज किया जाता है। व्यवहार को चेंज जो है उसको इमोशनली एक्सपीरियंस के आधार पर उसे व्यवहार में जो है बदलाव लाने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये पांचवा चीज़ हो गया। नेक्स्ट है छठा पॉइंट देखिएगा कि रोगी में अनावश्यक चिंता की वृद्धि को रोकना। अब रोगी में घबराहट हो, कुछ ऐसा चीज़ों को जो है क्या हो, उसमें रोगी में जो है रोगी के अगर ज़्यादा चिंता सताए तो ऐसे जो है अनावश्यक फालतू के चिंतों को वृद्धि को रोकना नर्स का ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उपचारात्मक एवं यथार्थवादी नर्स रोगी संबंध को बनाए रखना। अब आप लोग TNPR भी आज आप लोग देखेंगे, TNPR नीचे जो है हम डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है ना, थ्योरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो जो उपचारात्मक और यथार्थवादी जो नर्स रोगी के संबंध होता है उसको जो है बनाए रखना। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है आठवां पॉइंट है कि रोगी के व्यवहार को समझने हेतु वस्तुनिष्ठ व और निर्णायक दृष्टिकोण रखना। ठीक है ना, पॉइंट कहता है कि रोगी के व्यवहार को समझने हेतु ऑब्जेक्टिव व और निर्णायक दृष्टिकोण रखना, मतलब आसान चीज़ें रखना ताकि जो है रोगी के व्यवहारों को आसानी से समझ सके, और उस पर जो है उद्देश्यपूर्ण और अनिर्णायक दृष्टिकोण रखना, मतलब उस पर जो है नज़र रखना ताकि आप उसके व्यवहार को समझ सके, रोगी को, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है देखिएगा शारीरिक और मौखिक दबाव से यथासंभव बचे। अब पेशेंट को जो है आपको फिजिकली या जो है शारीरिक दबाव या मौखिक दबाव, ओरली दबाव जो है देने से बचे, मतलब उस पर प्रेशर ना डाले। ठीक है ना, नेक्स्ट है मनोरोग विज्ञान नर्सिंग में रोगी के व्यवहार व उसके कार्यों को समझने का प्रयत्न करे। ठीक है ना, अब मनोरोग नर्सिंग विज्ञान में रोगी का जो भी बिहेवियर, जो भी कार्य होगा उसको जो है समझने का प्रयास करे, प्रयत्न करे कि रोगी जो है कैसा काम, कैसा बिहेव कर रहा है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रोगी को ज्ञान स्तर के अनुसार उसकी देखभाल में काम आने वाली विधियों उससे समझाई जानी चाहिए। अब जो ऐसे रोगी है जो मेंटली रूप से थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको जो है रोगी के जितना भी ज्ञान है उसके ज्ञान के अनुसार जो है उसको में काम आने वाले उन सभी विधियों को उसे समझाना चाहिए जिससे उसको काम आए और वो ज्ञान, और वो अपने ज्ञान के इस्तेमाल करके अपने मेंटली प्रॉब्लम को दूर कर सके। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट है कि नर्स द्वारा रोगी की देखभाल के समय नर्सिंग के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, अब नर्स द्वारा रोगी को जब देखभाल दिया जा रहा हो तो उस समय नर्स को जो है नर्सिंग के जो फंडामेंटल थ्योरी है, राइट्स है, उसको जो है पालन करना चाहिए। तो ये कुल 12 पॉइंटें हैं जो कि नर्स जो है साइकेट्रिक नर्सिंग यानी मनोरोग नर्सिंग का सिद्धांत है। ठीक है, अगर जिनको भी लगता हो कि अभी हम एक बार में नहीं समझे हैं तो वो बैक चल जाए और फिर से एक बार शुरू से उसको देख ले, एक बार रिपीट करके, समझ गए। चलिए
तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और है, देख लीजिए अन्य सिद्धांत में क्या क्या हो सकता है। तो नर्स को अच्छे श्रोता मतलब सुनने वाला बनना चाहिए, जो कि मरीज के बातों को सुन सके। नर्स द्वारा रोगी को वार्तालाप उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मतलब जो नर्स और रोगी के बीच में जो बातें होगी, एक्टिविटी होगी, उसका एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। नर्स को रोगी में हमेशा व्यावसायिक रुचि होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत, ठीक है ना। नर्स को रोगी में हमेशा जो है व्यावसायिक रुचि होना चाहिए कि हाँ ये मेरा कार्य है, इसे जो है हमें निभाना है, ना कि व्यक्तिगत देख के कि हाँ ये पेशेंट है तो हमको इसको सही से करना है, बाकी और कोई पेशेंट आएगा तो उसको ऐसे वैसे करके भेज देना है। देखिएगा उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध क्या है, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, इसको आप लोग VVI कर लीजिए, ठीक है। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे कि उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध क्या है, इसका विशेषता लाभ लिखे। एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि इसके जो है कंपोनेंट, इसके घटक लिखे, यानी चरण को लिखे। चरण 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 चरण होता है। TNPR का 4 चरण में संपन्न होता है, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन इसी में और लंगड़ी लगा हुआ रहेगा कि इसके बाधाओं को लिखे या इसे कैसे प्रभावी बनाया जाता है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं सब एक एक करके। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से देखेंगे क्योंकि इसको समझना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नर्स मरीज संबंध नर्स एवं रोगी के बीच एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया की श्रृंखला का अंतिम बयान है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि TNPR जो होता है नर्स और मरीज के बीच के संबंध को दर्शाता है, और ये जो संबंध होता है यह जो है योजनाबद्ध प्लानिंग होता है कि कैसे जो है किस लिए काम करना है, ठीक है ना। तो यह प्लानिंग होता है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यपूर्ण होता है, इसके अंदर के कामों को यह एक अंतिम श्रृंखला का परिणाम होता है। मतलब यह नर्स रोगी के बीच एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण और अंतरक्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम होता है, समझ गए। यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है। यह जो TNPR होता है ना, तो यह पेशेंट और नर्स के बीच जो है एक जो रिलेशन बनता है, यह एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, जिसमें योजना, उद्देश्य और अंतरक्रिया शामिल होता है, ठीक है। इसमें अंतरक्रिया की एक पूर्व निर्धारित स्थान पर होती है। अब ये जो सारा चीज़ें होता है ना, तो अंतरक्रिया ये जो है सारा के सारा एक निश्चित निर्धारित किया जाता है स्थान, जगह, वहाँ पे सब होता है TNPR, समझ गए। इससे मरीज की सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। TNPR इसलिए स्थापित किया जाता है कि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है TNPR होता है, चीज़ों को समझ गए। चलिए अब देख लीजिए TNPR का क्या लाभ होता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि TNPR का लाभ लिखे। चलिए देख लीजिए क्या क्या लाभ होता है। एडवांटेज देख लीजिए, यह मरीज की बीमारी की जांच करने में मदद करता है। नर्स पेशेंट के बीच जब संबंध बनता है तो नर्स क्या करती है कि उसे मरीज के बीमारियों को जांचने में मदद करती है। तो यही है कि यह बीमारी को जांचने में मदद करता है, ओके। यह मरीज में संप्रेषण में सहायता करता है, मतलब संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत करने में मरीज को सहायता करता है इसके द्वारा, ठीक है ना, TNPR के द्वारा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि यह मरीज की विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। यह मरीज के समाजीकरण में मददगार है। यह मरीज की समस्या को हल करने में भी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि यह मरीज को नए प्रकार के व्यवहार एवं प्रतिमान को अपनाने में भी सहायता प्रदान करती है। यह मरीज को उसकी समस्याओं के लिए वैकल्पिक उपाय खोजने में मदद करता है। मतलब समझिए अगर कोई एक मेंटली प्रॉब्लम है तो उसको नर्स जो है क्या क्या जो है सहायता कर सकती है। तो वही जो है TNPR में जो संबंध होगा वह नर्स ही मरीज को सहायता करेगा, चूँकि यह स्थापित ही इसलिए किया जाता है, मरीजों के लिए किया जाता है। तो मरीज को नर्स क्या क्या करेगी, चूँकि यह मेंटल का है, मेंटली इल पेशेंट का बात हो रहा है, यहाँ पे मानसिक रोगियों का बात होगा। तो मानसिक रोगियों के बीच में क्या क्या जो है नर्स करेगी, उसी चीज़ को तो यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ जिस भी जगह पर आपको जो है कन्फ्यूजन हो, एक बार बैक में जाए और उसको जो है रिपीट कर ले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो तो हो गया लाभ कि क्या क्या लाभ मिलेगा TNPR से। अब यहाँ पे TNPR का विशेषता देखिए कि क्या क्या विशेषता होगा, ठीक है। देख लीजिए, इन संबंधों की स्थापना रोगी की प्रभावी देखभाल हेतु की जाती है। इसका विशेषता यह है कि TNPR इसीलिए किया जाता है ताकि एक इफेक्टिव केयर जो है प्रदान किया जा सके, ठीक है ना, प्रभावशील।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे यह प्रक्रिया योजनाबद्ध व उद्देश्यपूर्ण होता है, जो कि ऊपर भी देखे हैं, ये इसका विशेषता है। इन संबंधों की स्थापना केवल चिकित्सीय काल के लिए होता है। इसका जो स्थापना होता है ना, यह केवल और केवल डॉक्टरेट मतलब क्लिनिकल फीचर जो होता है चिकित्सीय काल के लिए होता है, जब देख रेख चलता है उसी समय के लिए। समझ गए? तो ये इसका विशेषता हो गया, विशेषता में कुछ ज़्यादा नहीं है। समझ गए? चलिए अब आपसे इसका क्वेश्चन पूछेगा कि इसका फेज या स्टेप बताइए, चरण बताइए किसका, या अवस्था बताइए थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप TNPR का। ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन जो है। देखिए तो कुल हम आपको पहले ही बता दिए कि यह कुल जो है निम्नलिखित जो है 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला जो है प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज में क्या होता है देख लीजिए, यह अवस्था नर्स और रोगी के मध्य वास्तविक संपर्क से पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें नर्स स्वयं को रोगी के देखभाल, अपने भय को कम करने व अपनी कमियों को दूर करने में काम लेती है। इसमें नर्स निम्न कार्य करती है। देखिए प्री इंटरेक्शन फेज का मतलब होता है पूर्व अंतःक्रिया चरण। मतलब चूँकि ये सारा जो खेला है TNPR का, यह इसके अंदर जो है अंतःक्रिया जो होता है उसी का एक खेला है। समझ गए ना? अब इसमें जो है अंतःक्रिया के अंतर्गत 4 चरण होता है, प्री इंटरेक्शन होता है। समझ गए? प्री इंटरेक्शन में नर्स जो है खुद को तैयार करती है कि कैसे हम पेशेंट के साथ जो है बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे, कैसे पेशेंट का सामना करेंगे, उसको जो है कैसे देखभाल करेंगे, और खुद को आत्मविश्वासी और खुद को पर्सनालिटी डेवलप करती है, आत्मविश्वास जगाती है ताकि पेशेंट से सामना कर सके। और ये जो सारा चीज़ें होता है यह पेशेंट के संपर्क से, पेशेंट के मिलने से जो है क्या होता है पहले ही होता है, शुरू हो जाता है। नर्स अपने आप को तैयार करती है। तो ये पूर्व अंतःक्रिया चरण होता है। ठीक है, जिसमें देख लीजिए कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखा जाता है नर्स के द्वारा। नर्स जो है स्वयं का परीक्षण करती है, वह मूल्यांकन करती है कि हाँ हम पेशेंट के लिए तैयारी है, या पेशेंट को कैसे निरीक्षण करेंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, स्वयं के बारे में समझना। नर्स जो है खुद को समझती है कि हम क्या है नहीं है, स्वयं को भय भगाती है, अंधविश्वास और दुर्भावनाओं को हटाती है। नर्स यहाँ पे जो है पेशेंट से मिलने से पहले खुद को भय से मुक्त, अंधविश्वास से दूर और दुर्घटनाओं को हटाती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये सब प्री इंटरेक्शन फेज में जहाँ पे नर्स खुद को तैयार करती है, स्वयं में आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, पूर्वाग्रह को छोड़ना प्रीजुडिस रिमूव मतलब अनुमान पूर्वानुमान को हटाती है, मरीजों से संबंधित जानकारी एकत्रित करती है। ठीक है ना? उसके बाद है कि कैसा मरीज है नहीं है। समझ गए? अपने स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों की सलाह लेना। अब उसके आसपास जो भी स्वास्थ्य दल है उससे सलाह लेती है। अंतःक्रिया चरण के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करती है। अंतःक्रिया चरण में जो जो चरण है जो आप देखेंगे और देख रहे हैं, इसमें लक्ष्य को निर्धारित करती है नर्स कि हमको क्या करना है। अपनी संप्रेषण कलाओं में सुधार करती है। नर्स जो है तैयारी करने के लिए अपने कम्युनिकेशन को भी सुधार लाती है। अगर उसको कठोर वाणी है और बहुत ज़्यादा बोलती है तो उस पर जो है सुधार लाती है। ठीक है, स्वयं को मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु तैयार करना। ठीक है ना? नर्स जो है क्या करती है, स्वयं को मरीज को हैंडल करने के लिए, देखभाल करने के लिए स्वयं को तैयार करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्री इंटरेक्शन फेज, पूर्व अंतः चरण क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे है ओरिएंटेशन फेज। और अब क्या होता है, अब खुद को नर्स अपने आप को तैयारी, आत्मविश्वासी, मरीज को देखने लायक, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब बना चुकी है, अपने अंदर आत्मूल्यांकन कर चुकी है। ठीक है ना? ये सारा चीज़ें प्री इंटरेक्शन फेज में हो चुका है। तो अब आता है ओरिएंटेशन फेज, परिचय चरण। ठीक है, देख लीजिए। इस चरण में नर्स और रोगी के मध्य परिचय करवाया जाता है तथा नर्स रोगी से संबंध स्थापित करने के लिए मंच तैयार करती है। ठीक है ना? देखिए इस चरण में नर्स जो होती है रोगी के मध्य परिचय करवाया जाता है। ठीक है, तथा नर्स रोगी से संबंध स्थापित करने के लिए मंच तैयार करती है। नर्स को शुरुआती अवस्था में निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखिए जब ओरिएंटेशन फेज दूसरा स्टेप है तो यहाँ पे नर्स और पेशेंट के बीच परिचय ओरिएंटेट कराया जाता है, ताकि इसमें जो है नर्स और रोगी के बीच में जो है संबंध स्थापित करने का मंच तैयार करती है नर्स। समझ गए? और नर्स जो है शुरुआती अवस्थाओं में इसमें निम्न बातों को ध्यान में रखती है। ठीक है ना? देखिए प्री इंटरेक्शन में खुद को इम्प्रूव, खुद को तैयार करने के लिए जो है काम की। अब दूसरा स्टेप होता है, इसमें परिचय होता है, जहाँ पे पेशेंट और नर्स मिलती है और नर्स जो है पेशेंट का परिचय करती है। ठीक है, देख लीजिए कुछ पॉइंटें हैं। नर्स रोगी के मध्य विश्वासपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। नर्स रोगी के जो है मध्य विश्वासपूर्ण स्थापना स्थापित करने के लिए काम करती है। रोगी के प्रति आदर व देखभाल का दृष्टिकोण प्रदर्शित करना, कि जो रोगी है उसको रिस्पेक्ट देना, उसे जो है मानना, ऐसे जो है दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। रोगी पर शुरुआती में विशेष शीर्षक वार्तालाप हेतु दबाव नहीं डालना चाहिए। अब नर्स को चाहिए कि स्टार्टिंग में ही जो है वह पेशेंट पर दबाव न डाले किसी भी बात को लेकर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, नर्स द्वारा यह पता लगाना चाहिए कि रोगी की सहायता की आवश्यकता क्यों हुई। रोगी की जानकारी द्वारा समस्याओं का पता लगाकर उसे अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और दूसरा भी फेज में कि नर्स को जो है ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ गया है कि वो इस हॉस्पिटल में आया है, ठीक है ना, इसका पता लगाना और उसकी समस्याओं को पता लगाकर उसको जो है लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है देखिएगा यहाँ पे इस चरण में अभिप्रेरण, संप्रेषण व विश्वास का वातावरण तैयार करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है मोटिवेशन का, कम्युनिकेशन का और विश्वास का वातावरण तैयार करना, ताकि नर्स और पेशेंट के बीच इन सारे चीज़ें को बना रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया ओरिएंटेशन फेज, जो कि नर्स और पेशेंट के बीच होगा और नर्स क्या क्या करेगी पेशेंट के लिए, ठीक है, शुरुआती अवस्था में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है कार्य अथवा चिकित्सीय चरण। देख लीजिए चिकित्सीय चरण, अब यहाँ पे जो है नर्स अब अपना कार्य स्टार्ट करेगी और चिकित्सीय चरण भी है, यहाँ पे उससे जो है पेशेंट को चिकित्सा भी चलेगा, ठीक है ना। तो इस चरण में चिकित्सीय संबंधी कार्य पूर्ण किए जाते हैं। इस चरण में उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्रियता से काम करते हैं। इस चरण में निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, तो तीसरा चरण में ये होता है कि जो भी थेरेपेटिक, जो भी थेरेपी देना हो, चिकित्सीय सेवा प्रदान करना हो, वो पेशेंट का यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इस चरण में जो है सक्रियता से जो है इस पर काम किया जाता है, ताकि जो उद्देश्य बनाए हैं, जो लक्ष्य रखे हैं, उस पर काम किया जा सके, ठीक है ना। क्योंकि TNPR एक निर्देश उद्देश्यपूर्ण होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या काम में आता है। इसमें समस्याओं को हल करना, अब चूंकि एक मेंटली प्रॉब्लम है, समझ गए, मानसिक रूप से व्यक्त है, तो उसको कोई ना कोई समस्या होगा, तो समस्याओं को हल करना, विश्वास और संपर्क को कायम रखना, ठीक है ना। रोगी की अंतर्दृष्टि मतलब खुद में देखने और वास्तविकता के ज्ञान को प्रोत्साहन करना, ठीक है, ताकि वह खुद को समझ पाए और वास्तविक चिन्ह को जान पाए, समझ गए। ये सब थेरेपी के अंतर्गत होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए काम का निरंतर मूल्यांकन करना। अब जो हम काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है उद्देश्य के प्राप्ति के लिए निरंतर मूल्यांकन करते रहना। रोगी को आत्मनिर्भरता तथा निर्णय करने की योग्यता के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब रोगी को जो है सेल्फ डिपेंडेंट और निर्णय लेने का योग्यता जो है उससे बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, टर्मिनेशन फेज है चौथा जो है। अब तीसरा में चूँकि जो पेशेंट के लिए थेरेपेटिक दिया जाएगा, थेरेपेटिक क्या क्या चीज़ के नर्स के द्वारा किया जाएगा, तो वो सारे चीज़ों को लिख देंगे जो कि ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ भी अगर आपको कन्फ्यूज लगे, ना याद हो, बैक कीजिए और एक बार दो बार देखिए ताकि समझ में आए। समापन चरण है, टर्मिनेशन फेज है, और किसी भी चीज़ का समापन भी होता है, ठीक है ना। तो यह अंतःक्रिया का जो है समापन पीरियड है। तो देख लीजिए यह TNPR का अंतिम चरण है, इसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। देख लीजिए यह अंतिम चरण में क्या क्या बातें शामिल है, ठीक है, देख लीजिए। संबंधों के समाप्त होने के विषय में भावनाएं जानना, ठीक है ना। अब संबंध जो है समाप्त हो रहा है, तो इसके जो है जो रोगी होगा उसके भावनाएं, उसके इमोशंस को जानना, ठीक है ना। समय समाप्त होने वक्त रोगी को व नर्स के दोनों के बीच परस्पर बातचीत के दौरान हुए अनुभवों को बांटना। अब पेशेंट आपके बातों को, नर्स है आपके बातों को समझा है, जाना है, तो आप उसके एक्सपीरियंस को जाने कि वह कैसा फील कर रहा है, क्या क्या चीज़ें को जाना है, क्या क्या बदलाव आया, ठीक है। लक्ष्यों के प्राप्ति के विकास का मूल्यांकन करना, ठीक है ना। अब लक्ष्य के जो हमें प्राप्ति करना था, चूँकि यह समापन पीरियड है, तो जो लक्ष्य था वो लक्ष्य जो है हुआ है या उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसका जो है मूल्यांकन करना, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन फेज है। नेक्स्ट देखिएगा कि रोगी की भावी योजनाएं, अनुकूल नीतियों और जीवन शैली के विषय में जांच करना, ठीक है। समापन में चरण में ये जानना चाहिए कि भावी समय में रोगी का क्या योजना है, उसका क्या नीति है और उसका जीवन शैली कैसा होने वाला है, ठीक है। तो इसको जांच करना। निकट भविष्य में थेरेपी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करना। अब आगे अगर उसे और कोई थेरेपेटिक जो है ज़रूरी है, थेरेपी ज़रूरी है, तो उसके लिए जो है उसे निर्धारित करना, समझ गए। तो ये जो है सारा चीज़ें समापन प्रक्रिया में होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें समझ गए। चलिए अब TNPR का स्टेप भी समझ गए, लाभ हानि सब समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनता है कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि कम्युनिकेशन, या आपसे पूछेगा कि TNPR का कौन कौन से बाधाएं हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पूछे या बैरियर ऑफ TNPR पूछे, ठीक है। दोनों में वो सेम चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए।
पहला जो बाधा उत्पन्न होता है वह भाषा संबंधी, मतलब नर्स और पेशेंट के बीच बाधा जो उत्पन्न हो सकता है वह पहला बाधा भाषा से संबंधित हो सकता है। इसमें तकनीकी भाषा का प्रयोग या त्रुटिपूर्ण भाषा के प्रयोग से समस्या हो सकती है तथा गलत अनुवाद करने पर भी समस्या हो सकती है। देखिए, भाषा का संबंधी बाधाएं, अब चाहे नर्स और पेशेंट के बीच की बातें हो, और चूँकि जो बातें होगा वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। अब इस कम्युनिकेशन में भाषा संबंधी अगर त्रुटियाँ होगा या सही भाषा का चयन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे तो क्या होगा कि पेशेंट आपके बात को समझ नहीं पाएगा या आप उसके बात को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा। तो भाषा संबंधी बाधाएं आता है TNPR में या कम्युनिकेशन में, समझ गए। कम्युनिकेशन का बाधा पूछेगा फिर भी, और TNPR का बाधा पूछेगा फिर भी, दोनों में ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए, भावनात्मक या मानसिक बाधा है। दूसरा आता है मेंटल या इमोशनली बाधा। ये समस्या निम्न होती है। ठीक है, बाधा के मतलब क्या होता है, समस्या। लापरवाही, इमोशनली भय या उद्वेग, डर, अपरिपक्वता, प्रीमेच्योरिटी, कमजोर, चिंता या ईर्ष्या या क्रोध, विपरीत विचारधारा, मतलब नर्स और पेशेंट के बीच विपरीत विचारधारा से जो है क्या होगा कि उससे जो है मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली या जो है इमोशनली भावनात्मक हो सकता है। तो लापरवाही, भय, अपरिपक्वता, कमजोर, ईर्ष्या, क्रोध, विपरीत विचारधारा, ये सब जो है बाधा उत्पन्न करता है TNPR में, समझ गए, जो कि भावनात्मक और मानसिक होता है। तीसरा यहाँ पे देखिएगा अदर बाधाएं क्या क्या होता है। अदर बाधाएं में संप्रेषण में या TNPR में, TNPR का मतलब समझ रहे हैं ना, थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध, समझ गए ना। तो देखिए, संप्रेषण, कम्युनिकेशन या TNPR में अन्य बाधा क्या क्या हो सकता है, देख लीजिए। पहला बाधा है ज्ञान इंद्रियों का विकार, समझ गए ना। संचार माध्यमों की कमी, मतलब कम्युनिकेशन का जो है कमी, समझ गए। TNPR में विश्वास का कमी, अगर TNPR में विश्वास का कमी होगा तो अन्य बाधा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, वातावरण का प्रभाव, किस वातावरण में आप हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। समय का अभाव, अगर समय का कम है, कम देंगे TNPR में या कम्युनिकेशन में तो उतना ही जो है यह क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगा। ओके, आलोचना का भय, पेशेंट का आप आलोचना करेंगे या आपका आलोचना पेशेंट करे तो इसका जो है भय हो सकता है TNPR में या कम्युनिकेशन में। तो ज्ञान इंद्रियों में विकार, संचार माध्यमों की कमी, TNPR की कमी, वातावरण का प्रभाव, समय का अभाव, आलोचना का भय, ये सब जो है अन्य बाधा उत्पन्न करता है TNPR में या कम्युनिकेशन में, समझ गए। चलिए, ये तो हो गया बाधा। अब आपसे पूछेगा कि उपचारात्मक नर्स रोगी संबंध के कैसे प्रभावी बनाया जाए या कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावी बनाया जाता है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नर्स को संप्रेषण या उसी को TNPR कहिए, कम्युनिकेशन अलग है लेकिन TNPR अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड है। ठीक है ना। संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नर्स को मरीज के सामने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, वह आसान भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। नर्स को संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न लैडर पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए, संप्रेषण हो या TNPR हो, इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए नर्स को जो है मरीज के सामने अपने विचार को क्लियर, आसान से और स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, ताकि जो आपके विचार है, आपके भाषा है, उसको जो है मरीज अच्छे से और प्रभावी रूप से समझ सके। तो इसके लिए लैडर पद्धति का उपयोग किया जाता है। TNPR या कम्युनिकेशन को जो है इफेक्टिव बनाने के लिए लैडर पद्धति का उपयोग करते हैं। देख लीजिए लैडर पद्धति क्या होता है। लैडर कहा जाए तो L4 होता है। लैडर मतलब L4 लुक एट द आई, मेंटेन आई टू आई कॉन्टेक्ट। देखिए, लुक एट द आई मतलब आँखों पर देखे पेशेंट को समझ गए, और आँखों से आँखों का जो संपर्क है उसको मेंटेन रखें, समझ गए। तो ये पहला हो गया। ए है लैडर का बाद ए है। ए फॉर आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो नर्स जो है क्या करेगी, उसको समस्या को समाधान करने वाली क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, मन के कोई भी क्वेश्चन हो पूछने के लिए कहे। उसके बाद है D फॉर डू नॉट इंटरप्रेट। डू नॉट इंटरप्रेट का मतलब है कि खंडित ना करे, बीच में जो चीज़ों को तोड़े नहीं, समझ गए, काटे नहीं बात को, जिससे TNPR या जो है कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। इफेक्टिव करना है तो लुक एट द आई एंड मेंटेन आई टू आई कॉन्टेक्ट। ओके, मतलब क्या चीज़ कि आँख से आँखों का जो है प्रभावी बनाए और आँखों में देखे, समझ गए, क्वेश्चन पूछने का मौका दे। ठीक है ना, खंडित ना करे, डू नॉट इंटरप्रेट।
ठीक है। उसके बाद डबल डी है तो डी फॉर होता है डू नॉट चेंज सब्जेक्ट, विषय का बदलाव ना करें बीच में, ठीक है। बदलने से क्या होगा, फिर से नया सब्जेक्ट आएगा और फिर से समझने में दिक्कत होगा। ई फॉर एक्सप्रेस इमोशन विथ कंट्रोल, अब जो भावनात्मक जो एक्सप्रेस है, जो व्यक्त हो रहा है, उस पर नियंत्रण करें, मतलब भावनाओं में बहे नहीं, समझ गए। चलिए, और आर फॉर होता है रिस्पॉन्सिबली लिसन, मतलब जो है ध्यानपूर्वक सुने, समझ गए। चाहे आप सुने उसके बातों को या जो है वो आपके बात, मतलब नर्स पेशेंट का बात सुने या पेशेंट नर्स का, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबली होता है यहाँ पे नर्स की पेशेंट के बात को अच्छे से सुने, समझ गए। या कम्युनिकेशन को इफेक्टिव या TNPR को इफेक्टिव बनाने के लिए सुनना भी जरूरी है, अगर किसी के बात को नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं, लैडर पद्धति का उपयोग जो है आपका किया जाता है TNPR या कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, चलिए, ये 40 मिनट का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो 4 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें, और जहाँ भी कंफर्म नहीं लगे वहाँ पे 1-2 बार देखने का प्रयास करें बैक करके, और वीडियो को रोक कर समझें ताकि आपको यूजफुल मिले, ठीक है।